चलो भाई, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटी कल्चर प्रोसीजर्स। और ये टॉपिक एंड करने के बाद बाकी का जो टॉपिक बचेगा टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कल्चर, वो हम तुमको कल बताएंगे। तो आप लोग भी पढ़िए। ये भी चैप्टर किसी को समझना है, हाँ, 12th में नहीं समझ आ रहा है, एज अ बायोटेक किसी ने ऑप्शन लिया है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। कल्चर प्रोसीजर्स जो है, ये चैप्टर का नाम है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, माइक्रोबियल सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये 12th का टॉपिक है। कल्चर प्रोसीजर्स किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मोस्ट वेलकम है, इसको ज्वाइन करें। चलो, Sterilization procedures. When microbes are cultured in laboratory in 100 to 1000 ml flasks, sterilization of the nutrient medium can be easily done in an autoclave at a pressure of 15 pounds per square per square inch for 15 to 20 minutes. However, when microbes are cultured on a large scale, such as for fermentation processes in the industry, we need to sterilize thousands of liters of cultural medium or the substrate. There is also the problem of sterilizing the huge cultural vessel, that is the fermenter. Steam is used almost universally for sterilization of the fermentation media. Media may be sterilized in situ in the fermenter itself, but if the media is sterilized in a separate vessel, the fermenter must be sterilized before sterile medium is added to it. The fermenter is sterilized by passing steam through its jacket or coils. The steam is also sparged into the vessel through all entries, allowing it to exit slowly from the air outlet. Steam pressure is held at 15 pounds psi in the vessel for 20 minutes. साय देखो, साय है, PSI को साय कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो साय नहीं है। साय इसलिए पर स्क्वायर इंच का ये शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, तो देखो कल्चर प्रोसीजर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, कि कैसे स्टरलाइज किया जाएगा, कैसे करना है। तो जब माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं लेबोरेटरी में, तो किस में करते हैं, फ्लास्क में। 100 से 1000 ml के फ्लास्क लिए जाते हैं और उसमें जो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जाता है, वो पीछे हम लोगों ने पढ़ाई था कि जिस भी माइक्रोब्स को हम लोग कल्चर करें उसके हिसाब से वो न्यूट्रिएंट मीडियम लिया जाता है, वही ग्रोथ और TSA वगैरह। और उसके बाद उसमें डाल के उसको ऑटोक्लेव करते हैं। ऑटोक्लेव एक तरीके से छोटी सी भट्टी जैसी होती है। 15 पाउंड उसका एक पर्टिकुलर प्रेशर है, 15 पाउंड के भट्टी पे एक तरीके से उसको गर्म करते हैं 15 से 20 मिनट तक। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर पे और इतनी देर के लिए गर्म करने पे क्या होता है, एक तरीके से स्टरलाइज हो जाते हैं। तो जब माइक्रोब्स जो होते हैं वो कल्चर होते हैं लार्ज स्केल पे, जैसे जिसके मतलब फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इंडस्ट्री में, तो हम लोग जो है वी नीड टू स्टरलाइज थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ कल्चर मीडिया और द सबस्ट्रेट। मतलब कहने का है कि जब फर्मेंटेशन प्रोसेस हम इंडस्ट्री में कराते हैं लार्ज स्केल में, तो हमको जो है थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ कल्चर मीडियम चाहिए या सबस्ट्रेट चाहिए। और क्या होता है कि देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम स्टरलाइजिंग द ह्यूज कल्चर वेसल्स, दैट इज फर्मेंटर। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, इतने बड़े बड़े कल्चर वेसल्स होते हैं, छोटे हैं ऑटोक्लेव कर सकते हो, इतना बड़ा बड़ा कल्चर वेसल्स है जहाँ पे हज़ारों में काम हो रहा है इतना। तो फर्मेंटर बड़े बड़े होते हैं, तो उसको कैसे कल्चर किया जाए, उसको कैसे ऑटोक्लेव किया जाए। तो उसके लिए जो होता है स्टीम यूज़ किया जाता है, वो यूनिवर्सली फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द फर्मेंटेशन मीडियम। मतलब उसके लिए स्टीम बहुत तेज़ी से यूज़ करते हैं। तो मीडियम जो हो सकता है मे बी स्टरलाइज्ड इन situ इन द फर्मेंटर इटसेल्फ। और उसके अंदर जो मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं वो अपने आप स्टीम से स्टरलाइज वो भी हो जाता है। मतलब पूरा बर्तन भी स्टरलाइज हो जा रहा है, उसके अंदर जो स्टीम है वो भी स्टरलाइज हो जा रही है। लेकिन अगर मीडियम इज स्टरलाइज्ड इन अ सेपरेट वेसल, पर अगर मीडियम को हम लोग सेपरेट वेसल में स्टरलाइज करते हैं तो उस केस में फर्मेंटर को पहले स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है, स्टरलाइज मीडियम ऐड करने से पहले। तो फर्मेंटेशन को स्टरलाइज करते हैं बाय पासिंग स्टीम पास करके उसकी जैकेट या उसकी कॉइल्स में, क्योंकि फर्मेंटर में कॉइल्स वगैरह सब ऐसे लगे तो उसको स्टीम पास करते हैं। तो स्टीम जो होती है इज ऑल्सो स्पार्ज्ड into the vessel through all entries through it to exit slowly from। इस तरीके से एंट्री कराते हैं, जितनी भी एंट्रीज होती है इसमें स्टीम घुसाते हैं और एयर आउटलेट से उसको उसका जो रिमेनिंग एयर होती है वो ठंडी हवा बाहर निकल आती है। स्टीम प्रेशर को 15 पाउंड रखते हैं पर स्क्वायर इंच। PSI का मतलब पर स्क्वायर, मतलब हर स्क्वायर इंच में 15 पाउंड उसकी स्टीम का प्रेशर रखते हैं लगभग 20 मिनटों के लिए। चलो, The air is used in the fermentation process should also be sterilized. This is done by filter sterilization. तो जो हवा इस्तेमाल होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए तो वो भी तो स्टरलाइज होनी चाहिए, तो हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो ये जो होता है फिल्टर स्टरलाइजेशन, मतलब उसमें सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती है, कुछ भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर उस स्टीम को पास कराया जाता है। एरेशन एंड मिक्सिंग।
When microbes are cultivated in the laboratory, aeration and mixing can be easily achieved by putting the flasks on shakers. Shake culture. This may be further augmented by the use of baffle flasks. In large-scale bioreactors, however, transfer of oxygen to microorganisms is particularly difficult because the microorganisms are well mixed and the oxygen dispersed to achieve relatively uniform concentration. Many fermenter designs have mechanical stirrers to mix the medium, baffles to increase turbulence, which ensure adequate mixing. Forced aeration also provides mixing and the needed oxygen. तो जब माइक्रोब्स को कल्टीवेट किया जाता है लेबोरेटरी में, तो एरेशन और मिक्सिंग आसानी से अचीव हो सकती है। कैसे? फ्लास्क और शेकर्स को एक साथ डाल के पूरा कल्चर को शेक करें। ये कैसे बढ़ाया जा सकता है? बैफल फ्लास्क का इस्तेमाल करके। फिगर 1 ये देखो भाई, आप लोग भी देख लें, ये बैफल फ्लास्क है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग कल्चर करवाते हैं। तो स्टॉप करो। लार्ज स्केल बायोरिएक्टर्स में ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब बड़े बड़े लार्ज स्केल में जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अच्छे से मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है और ऑक्सीजन को फैलना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में सब जगह फैले। तो बहुत सारे फर्मेंटर की जो डिज़ाइन होती है उसमें मैकेनिकल स्टरर्स लगे रहते हैं पहले से ही, मतलब कुछ इस तरीके, जैसे कि हम लोग दाल लेते हैं, दाल को ऐसे से चलाते हैं तो वो स्टर हो जाता है। तो इसी तरीके से बायोरिएक्टर से बहुत सारे ऐसे स्टरर्स होते हैं जो घुमाते रहते हैं जिससे कि ऑक्सीजन पूरे में अच्छी तरीके से फैल जाए। बैफल्स टू इंक्रीज टर्बुलेंस, ये बैफल्स मतलब हिलाना हुआ, टर्बुलेंस बढ़े मतलब झाग वगैरह हो जाए, पूरा हो जाए, जिससे क्या होगा, एडिक्वेट मिक्सिंग हम लोग इंश्योर करेंगे। फोर्स वेरिएशन होगा, उससे क्या होगा, मिक्सिंग होगा और पूरी ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाएगी। इक्विपमेंट फॉर माइक्रोबियल कल्चर। In the laboratory, microbes can be cultured in test tubes or ordinary Erlenmeyer flask. Erlenmeyer flasks. Such cultures are usually carried out in 100 to 1000 ml volumes. Growth of microbes in the laboratory can be augmented by simple improvements in the design of the flask or by the use of shakers. लेबोरेटरी में माइक्रोब्स को कल्चर किया जा सकता है टेस्ट ट्यूब्स में या सिंपल अर्लेनमायर फ्लास्क में। ऐसे कल्चर जो होते हैं लगभग 100 या 1000 ml वॉल्यूम्स में मिलते हैं। अर्लेनमायर फ्लास्क 100 या 1000 ml की क्वांटिटी में मिलते हैं, कैपेसिटी में। तो जो ग्रोथ होती है माइक्रोब्स की लेबोरेटरी में, उसको बढ़ाया जा सकता है सिंपल इम्प्रूवमेंट करके, फ्लास्क की डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट करके या शेकर्स का इस्तेमाल करके, मिक्सर्स का इस्तेमाल करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कितने सारे फ्लास्क हैं। तो सबसे पहले क्या, बैफल फ्लास्क। One of the simplest ways is to produce a V-shaped notch or indentation in the sides of the flask. Such flasks are called baffle flasks. This improves the growth of the microbes by improving the efficiency of oxygen transfer due to increased turbulence of the agitated culture. तो सबसे सरल तरीका ये है कि हम वी शेप का नॉच यूज़ करें। ये देखो भाई, ये वी शेप की नॉच है, ये वी शेप की नॉच है, इसका शेप ऐसा कि यहाँ पे वी शेप की नॉच दिख रही है। तो जो ये वी शेप की नॉच होती है, इस तरीके के फ्लास्क बैफल फ्लास्क कहलाते हैं। इंडेंटेशन का मतलब इधर से गड्ढा, इधर से गड्ढा। तो इससे क्या होगा कि माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि उनको एफिशिएंसी काफ़ी मिलेगी, ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंचेगी, टर्बुलेंस भी बढ़ेगा और एजिटेशन होगा, पूरा फैलेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस तरीके शायद एक जैसे मिक्सचर उतने तेज़ी से पूरे में ऐसे फैल जाता है, और इसमें जद्दोजहद होगी क्योंकि इतना एरिया कम है, तो वहाँ जद्दोजहद ज़्यादा होगी, एजिटेशन ज़्यादा होगी। अब उसके बाद है शेकर्स। Shakers, which are continuous agitation of the culture medium, also greatly improves the efficiency of the oxygen transfer and this improves the growth of the microbes. In the laboratory, this is done by the use of shakers. Shakers may be end-to-end type or rotatory type. These may be designed for the use at the ambient temperature or in a controlled temperature environment. लगातार एजिटेशन करने से, लगातार हिलाने से जो है इम्प्रूवमेंट होगा एफिशिएंसी का, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र बहुत तेज़ी से आएगा और इससे माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। लेबोरेटरी में कैसे होता है, शेकर्स का यूज़ किया जाता है। फिगर 2 यहाँ पे ये शेकर्स है, मतलब ये बहुत अच्छे से हिला देते हैं, शेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे एंड टू एंड, ये दो तरह से हो सकते हैं, मे बी एंड टू एंड टाइप या रोटेटरी टाइप। ये एक एंड टू एंड मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक है, और ये रोटेटरी पूरे में अपने आप में घूमता हुआ। तो ये डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं जिससे कि एम्बियंट जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर जो यूज़ हो रहा है उस पर ये काम कर सके, या कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट में भी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सेट कर दिया, उस टेम्परेचर में भी यूज़ हो सकते हैं। फर्मेंटेशन बायोरिएक्टर्स। These are vessels which are used for large-scale growth of microorganisms under a controlled environment.
You have read about the basic design of a fermenter in your previous class in Unit 1. It is closed vessel with adequate arrangement for aeration, agitation, temperature and pH control, and drain or overflow vent to remove the culture microbes along with their products. The vessel is capable of being operated aseptically for a number of days. These are equipped with sampling ports which allow withdrawal of the fermentation broth at regular intervals while the fermentation is in progress. तो ये वेसल्स हैं फर्मेंटर जो बायोरिएक्टर्स जिसमें कि एक्चुअली फर्मेंटेशन होता है, ये बड़े बड़े वेसल्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब कंट्रोल प्रेशर कंट्रोल टेम्परेचर में। तो तुमने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा बेसिक डिज़ाइन के बारे में प्रीवियस क्लास में, फर्मेंटर की डिज़ाइन के बारे में कि कैसा होता है। बंद वेसल होता है, क्लोज वेसल होता है, और इसमें एरेशन का अरेंजमेंट होता है, मतलब एरेशन में हवा आएगी, एजिटेट हिलाया जा सकेगा, प्रॉपर टेम्परेचर पीएच कंट्रोल का, और जो ओवरफ्लो वेंट है उसमें से कोई भी स्ट्रीम वगैरह निकल रही है, और या कल्चर माइक्रोब्स अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स के निकलने का रास्ता भी दिया जाता है। तो वेसल जो होता है केपेबल है एसेप्टिकली कुछ दिनों में ऑपरेट करने। एसेप्टिकली का मतलब है उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरफेरेंस नहीं होगा दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो एसेप्टिक कंडीशन, तो एसेप्टिक मतलब स्टरलाइज कंडीशन में। तो ये इक्विप्ड होते हैं सैम्पलिंग पोर्ट से। सैम्पलिंग पोर्ट्स मतलब जिसमें हम सैंपल डाल रहे हैं, जिससे विड्रॉल ब्रॉथ निकालना, डालने के लिए भी और निकालने के लिए भी, जब भी वो प्रोग्रेस में होगा तब। There are four main types of fermenter or bioreactor designs. The most common of these is stirred tank bioreactor, in which the culture medium is stirred with an impeller. In the bubble column reactor, the air is forced through a bottom sparger that creates enough agitation to ensure proper aeration. 4 मेन तरीके के फर्मेंटर या बायोरिएक्टर डिज़ाइन होते हैं। मोस्ट कॉमन इसमें है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर का, जिसमें कल्चर मीडियम को स्टर किया जाता है। इम्पेलर वही स्टरर टाइप का है, इम्पेलर से उसको हिलाते हैं। बबल कॉलम रिएक्टर होता है, इसमें एयर को फोर्स करते हैं बॉटम स्पार्जर से, नीचे एक लगा होता है, उससे एयर को अंदर किया जाता है, जिससे इतना ज़्यादा एजिटेशन हो जाता है जिससे कि प्रॉपर एरेशन होगा। बेसिक फीचर्स जो है फिगर 3 में दिखाए गए। ये आप लोग अगर आप इसी बुक से पढ़ रहे हैं तो ये फिगर है फर्मेंटर का, बेसिक डिज़ाइन इसमें लिखी है। इसमें यही सारी डिज़ाइन है कि स्टीम आने का रास्ता है, पीएच कंट्रोलर है इसके अंदर होता है, एक्टिव एसिड बेस रीसेट एंड पंप यानी पीएच कंट्रोल होता है इसी से, एग्जॉस्ट निकल रही है, कूलिंग वाटर बाहर आ रहा है, कल्चर ब्रॉथ है ये पूरी अंदर, स्पार्जर है जो घुमाएगा पूरा अच्छे से, स्टेराइल एयर यहाँ से अंदर आ रही है, स्टीम यहाँ से आ रही है, स्टेराइल होकर अंदर जा रही है, फिर कूलिंग वाटर अंदर जा रहा है कुछ ठंडा करने के लिए, कूलिंग जैकेट है ये, इम्पेलर है ये स्टरर टाइप का। तो इस तरीके से बायोरिएक्टर की बेसिक डिज़ाइन है। It should be noted that high concentration of the microbial cells, as is achieved in a fermenter, could rapidly deplete the soluble oxygen in the medium, creating anaerobic conditions that may not be favorable to the growth of the microorganisms and or the production of the desired products. So, forced aeration is there. The rapid growth of the microorganisms of the fermenter quickly alters the pH of the medium. So, pH of the growing culture is continuously monitored and acid or alkali is added as required. तो ये नोट किया जाना चाहिए कि हाई कंसंट्रेशन जब होता है माइक्रोबियल सेल का, जो कि फर्मेंटर में अचीव किया जाता है, तो वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देगा, यूज़ कर लेगा मीडियम में, तो फिर तुरंत ही एनारोबिक कंडीशंस आ जाएंगी जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं होगी। जब ग्रोथ नहीं होगी तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो वो बना रहे हैं वो भी नहीं बनेगा। तो फोर्स डायरेक्शन बहुत होता है कि मतलब वो लोग यूज़ करें तो लगातार ऑक्सीजन उनको मिलनी ज़रूरी होती है। तो रैपिड ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटर में, वो तुरंत ही पीएच भी अल्टर कर देती है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो बहुत सारे एसिड बन रहे हैं, बेस बन रही है जो भी, तो वो पीएच अल्टर हो जाती है। तो पीएच जो होती है ग्रोइंग कल्चर की, वो लगातार मॉनिटर करना पड़ता है और उस हिसाब से एसिड और अल्कली ऐड किए जाते हैं जिससे पीएच एक मेंटेन है, मतलब बफर्स ऐड होते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर पीएच पे मेंटेन है। हाँ। However, you should not harbor any notion that fermenters are used only for large-scale growth of microbes on an industrial scale. Small-scale fermenters of the capacity 10 to 100 liters are also used in research laboratories. These are used by the scientists in research to optimize various parameters for the growth of microbes. The laboratory scale fermenters are also used by scientists who produce enough quantities of metabolites from microbes for research purposes. तो तुम लोगों को यू शुड नॉट हार्बर एनी नोशन, दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि फर्मेंटर्स जो होते हैं केवल लार्ज स्केल ग्रोथ के लिए ही रिक्वायर्ड होते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में। स्मॉल स्केल फर्मेंटर्स भी होते हैं जिसकी कैपेसिटी केवल 10 से 100 लीटर तक होती है, वो भी रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं। ये साइंटिस्ट यूज़ करते हैं छोटे पर्पज़ के लिए रिसर्च में, जो अपने पैरामीटर्स को देख रहे होते हैं, अपनी ग्रोथ करवा रहे होते हैं, उनके लिए काम आता है। लेबोरेटरी स्केल फर्मेंटर्स जो होते हैं वो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं जिससे कि इनफ क्वांटिटी मेटाबोलाइट्स की माइक्रोब से
मिल सके सिर्फ उतनी ही जितनी की रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये टॉपिक हम लोग ने एंड कर दिया है। टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कल्चर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ऑल द बेस्ट।